everyone, this is Simran. Welcome back to our own YouTube channel इग्नू ई पाठशाला. I hope you people are doing well. So आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अपनी यूनिट 14 को कंटिन्यू करेंगे और आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में. इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पर 2 वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो अगर आप इनसे किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है, उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा. लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में शेयर कर दूँगी. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए. तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज़ के बारे में. सो टोटल हमारी यहाँ पे 4 रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज़ है जिनको हमें डिस्कस करना है. एक एक करके बात कर लेते हैं. पहली है हमारी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज़. नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट डिफ्यूजन स्ट्रैटेजीज़, कॉन्फ्लिक्ट कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज एंड कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन स्ट्रैटेजीज. ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी क्या कहती है. अब जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करनी है. ठीक है, तो क्या स्ट्रैटेजीज है? तो बेसिकली यहाँ पर आपको 2 स्ट्रैटेजीज देखने को मिलेंगी. सबसे पहली है हमारी इग्नोरिंग द कॉन्फ्लिक्ट. अब देखिए इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में क्या बोलता है कि जिस भी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आपका अराइज कर रहा है, हम क्या करते हैं उससे डेविएट करने की कोशिश करते हैं. अपने जो टॉपिक, अपना जो सब्जेक्ट है उसी को ही चेंज कर देते ताकि हमारा ध्यान उस कॉन्फ्लिक्ट पे जाए ही मत. ठीक है, इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, अगर रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखें, तो मान लेते हैं कि आप किसी पार्टी में आपको जाना है और आपने घर पे बोला कि मैं आफ्टर 2 आवर्स आ जाऊंगा या आ जाऊंगी. ठीक है, अब पार्टी है, ऑब्वियस सी बात है, आप 2 आवर्स बोल के जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्सटेंड हो ही जाता है, राइट. तो मान लेते हैं आप आए आफ्टर 4 आवर्स. अब आपको तो पता है कि घर में तो अब डांट पड़ेगी ही पड़ेगी क्योंकि मम्मी की इतनी ज़्यादा मिस कॉल्स हो चुकी हैं. तो हम क्या करते हैं उस टाइम पर अपने टॉपिक को डिविएट करने की कोशिश करते हैं ना, कि अरे गाड़ी ख़राब हो गई थी, स्कूटी ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, या कुछ भी XYZ हम बहाने बनाते हैं ताकि हमको डांट ना पड़े. तो हम भी क्या करते हैं अपने जो टॉपिक है, अपना जो मेन पॉइंट, उससे डेविएट करने की कोशिश करते हैं ताकि यहाँ पर हमको डांट ना पड़ जाए. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या किया जाता है, दैट दिस स्ट्रैटेजी इज रिप्रेजेंटेड बाय द एब्सेंस ऑफ एक्शन. जिस भी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज ही हो रहा है उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है. ठीक है, it is a person's method of reacting to conflict which attempts to avoid directly confronting the issue at hand. So methods of doing this can include changing the subject, putting off a discussion until later, or simply not bringing up the subject of contention. ठीक है, या तो सब्जेक्ट को ही चेंज कर देंगे, जो टॉपिक है जिसकी वजह से लड़ाई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, उसको ही चेंज कर देते हैं. ठीक है, या फिर अगर किसी बात पर डिस्कशन हो रहा है और पता है कि ये डिस्कशन आगे कॉन्फ्लिक्ट में चला जाएगा तो उसको डिस्कशन को हम वहीं ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ना. कई बार ऐसा होता है कि आपके आपस में फ्रेंड्स में आपको पता है कि ऐसे हंसी मजाक चल रहा है, बट कई बार ऐसा होता है कि किसी को कोई चीज़ें बुरी लग जाती हैं, तो आपको पता है कि अब इसके बाद जो है यहाँ पर लड़ाई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कहते हैं अरे छोड़ो कोई बात नहीं, एंड करो इस डिस्कशन को, है ना, ताकि कॉन्फ्लिक्ट अराइज ही ना कर पाए. Right? So conflict prevention can be used as a temporary measure to buy time or as permanent means of disposing of a matter. तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये उसका एक परमानेंट सोल्यूशन है. ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हमारी स्ट्रैटेजी है इम्पोजिंग अ सोल्यूशन. अभी हमने ऊपर क्या देखा कि हमने कॉन्फ्लिक्ट को ही इग्नोर करना है. सेकंड क्या बोल रहा है कि कोई एक हायर अथॉरिटी है जो वो यहाँ पर हमको सोल्यूशन दे रही है उस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट का, हमको उसे मानना पड़ेगा. ठीक है, वी आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द सोल्यूशन गिवन बाय अ हायर अथॉरिटी. ठीक है, सो इम्पोजिंग अ सोल्यूशन डज नॉट अलाउ मच कॉन्फ्लिक्ट टू सरफेस नॉर डज इट लीव रूम फॉर पार्टिसिपेंट्स टू एयर देयर ग्रीवेंसेस. अब अगर आपके ऊपर किसी ने सोल्यूशन फोर्सफुली इम्पोज कर दिया है तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट था वो तो अराइज नहीं करेगा, बट जो एक होता है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे थे कहीं ना कहीं उसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, क्योंकि एक थर्ड पर्सन आया, उसने आपको बोला कि अब यही सोल्यूशन है और इस पे आगे कोई भी फर्दर बहस नहीं होनी चाहिए. तो जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके कहीं ना कहीं जो अंदर एक बात थी वो अंदर ही रह जाती है, राइट. सो इट इज़ ऑल्सो जनरली एन इनइफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि जो मेन रीज़न था किसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ था, दोनों पार्टीज़ ने मिलकर बात नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर हायर अथॉरिटी ने यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाया. ठीक है, तो इसको भी हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है ये.
राइट। आई होप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज क्लियर हो गया होगा, काफी इजी था। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट डिफ्यूजन स्ट्रैटेजीज। इसके अंदर भी हम दो स्ट्रैटेजीज को पढ़ेंगे। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है हमारी स्मूथिंग। सो दिस स्ट्रैटेजी एम्स एट कीपिंग द कॉन्फ्लिक्ट इन एम्बियंस एंड टू लेट द सिचुएशन कूल ऑफ बिफोर एनी रेजोल्यूशन इज अटेम्प्टेड। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं कि जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसको कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं, सेटल डाउन करने की कोशिश करते हैं जब तक कोई रेजोल्यूशन यहाँ पर निकल के नहीं आ जाता है। ठीक है, देखिए आप इसको अगर इस तरीके से समझिए कि अगर कोई दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों पार्टीज अग्रेशन में होंगी, है ना, और उस टाइम पर अगर कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो डिसीजन फेयर नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए सिचुएशन को कूल डाउन करने की कोशिश की जाती है। जो भी जिसकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स उनका फीलिंग हर्ट हुई है, उसको हम क्या करते हैं, कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं। बट ये इसका एक प्रॉपर या इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो हमारा मेन रीजन था कॉन्फ्लिक्ट का उसको हमने प्रॉपरली यहाँ पर एड्रेस नहीं किया। इंस्टेड हमने क्या किया कि सिचुएशन को कूल डाउन किया बस। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है हमारी इसके अंदर अपीलिंग टू सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। सो कॉन्फ्लिक्ट में बी डिफ्यूज बाय फोकसिंग ऑन सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। ठीक है, देखिए अगर किसी भी रीजन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने जो सुपर ऑर्डिनेट गोल्स हैं, मतलब जो हमारे हायर गोल्स हैं, हम उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं ताकि हम उस कॉन्फ्लिक्ट से अपना जो ध्यान है उसको हटा सकें। ठीक है, दैट इज हायर गोल्स दैट द ग्रुप शेयर और द लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव दैट दे हैव इन कॉमन। अब जो हमारे यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, अगर इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है, हमको पता है और ये आपको साफ दिख भी रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि अपने हायर गोल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबका ध्यान उधर खींचने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने वाला था उसको हम क्या कर सकें, डिफ्यूज कर सकें, है ना। जैसे कहते हैं ना बम को डिफ्यूज किया गया, वैसे यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने वाला था उसको हमने क्या कर दिया, डिफ्यूज कर दिया। ठीक है, सो दिस यूजुअली मेक्स द करंट प्रॉब्लम सीम इनसिग्निफिकेंट। क्योंकि अगर हमको दिख रहा है कि हमारे फ्यूचर गोल्स क्या हैं, हमें आगे क्या करना है, तो सभी का ध्यान किस पर चला जाएगा, उस पर चला जाएगा। तो जो करंट सिचुएशन थी वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये भी एक इफेक्टिव सोल्यूशन हमारा नहीं होगा तब भी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कॉन्फ्लिक्ट डिफ्यूजन स्ट्रैटेजीज। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कंटेनमेंट स्ट्रैटेजीज। इसमें आपका सबसे पहला पॉइंट आता है यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी दो पार्टीज हैं जिनके बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है, वो क्या करती हैं, अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पर चूज करती हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, दूसरी पार्टी के पास जाता है सेटलमेंट के लिए। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं एक पार्टी यहाँ पर है, एक पार्टी यहाँ पे भी है। अगर इन्होंने किसी रिप्रेजेंटेटिव को हायर किया है और पार्टी बी के पास यहाँ पे भेज रहा है सेटलमेंट के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने रिप्रेजेंटेटिव को हायर किया तो हम यही सोचेंगे कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वही जीते, है ना। तो जो आपका ग्रुप ए है या फिर जो पार्टिसिपेंट ए है वो यही सोचेगा कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको जीतना चाहिए। ठीक है, तो दिस स्ट्रैटेजी यूज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स टू कंटेन कॉन्फ्लिक्ट। द मैनेजर मेड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अपोजिंग ग्रुप रादर देन द इंटायर मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप्स टू डिसाइड द इशू। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे जो ग्रुप है उससे नहीं मिलते हैं, सीधे क्या करा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव को हायर किया जाए तो वही जाता है दूसरे वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स के पास। ठीक, so the representative are not entirely free to compromise and usually motivated to win। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि अगर आप, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी पर्सन को हायर कर रहे हो तो आप यही यहाँ पर आप सोचोगे कि कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, जो भी सिचुएशन है वो हमारे लिए क्या हो, फेवरेबल साबित हो। ठीक है, सो रिप्रेजेंटेटिव हु इज नॉट एबल टू विन इज लाइकली टू बी रिजेक्टेड बाय द ग्रुप, सो जनरली ही विल ट्राई टू डेडलॉक अ सिचुएशन। और रिप्रेजेंटेटिव को भी ये पता है कि भाई अगर मुझे हायर किया गया है तो मुझे यहाँ पर सिचुएशन को किसी भी तरह फेवरेबल कंडीशन में लेके जाना है, वरना फिर यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रुप है वो मुझे सिंपली क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो जो रिप्रेजेंटेटिव है वही कहते हैं ना, सारे साम दाम दंड भेद लगा देगा यहाँ पर उस सिचुएशन को जीतने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारी स्ट्रैटेजी आती है बारगेनिंग स्ट्रैटेजी। सो दिस इज अनदर स्ट्रैटेजी वेयर कंसेशंस आर exchanged
until a compromise solution is reached। देखिए बार्गेनिंग को आप सिंपली अपनी जो रियल लाइफ है उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे इंडियन मदर्स की बात करी जाए तो सुपर बार्गेनिंग करती है इंडियन मदर्स। आई होप आप लोग भी इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बार्गेनिंग की ही बात हो रही है, दैट यूजुअली ईच साइड बिगिंस बाय डिमांडिंग मोर देन इट रियली एक्सपेक्ट्स टू गेट। बोथ साइड रियलाइज दैट कंसेशंस आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू रीच अ सॉल्यूशन, बट नीदर साइड वांट्स टू मेक द फर्स्ट कंसेशन बिकॉज इट मे बी परसीव्ड एज अ साइन ऑफ वीकनेस, है ना। अगर आप इसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखें तो जो भी शॉपकीपर होता है वो जनरली आपको हायर प्राइस होता है, क्योंकि उसको पता है कि इंडियन मदर्स तो यहाँ पर बार्गेनिंग करने ही वाली हैं, ठीक है। अब अगर बार्गेनिंग की गई उसके बाद भी होता है ना कि कई बार बात सेटल नहीं होती है, वो कहता है कि नहीं मैं इतना, इससे कम नहीं हो पाएगा हमारी इंडियन मदर्स कहती हैं कि नहीं हम इससे ज़्यादा देंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टीज़ हैं वो जल्दी फर्स्ट कंसेशन नहीं रखना चाहती, क्योंकि ऐसे लगता है कि अगर उन्होंने फर्स्ट कंसेशन रखा तो वो साइन ऑफ वीकनेस। ऐसा ना हो कि अगर हमने यहाँ पर उससे बोल दिया कि इतने प्राइस में दे दो, हो सकता है हमको और कम प्राइस में मिल सकता था, है ना। तो यहाँ पर जो बार्गेनिंग स्ट्रैटेजी है उसको इसी तरीके से यूज़ किया जाता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के भी अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन स्ट्रैटेजीज। जैसा कि ये आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा, कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंट करना क्या मतलब होता है, सामना करना किसी चीज़ का, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुए हैं, जिस भी प्रॉब्लम वजह से अराइज हुए हैं, हम उसको सीधे क्या करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, उसका सामना करते हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करी गई। इससे पहले जितनी भी स्ट्रैटेजीज हमने डिस्कस करी कहीं भी प्रॉब्लम को लेके कोई भी बात नहीं करी गई थी, ठीक है। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड अ सोल्यूशन दैट रिकंसाइल्स और इंटीग्रेट्स द नीड ऑफ बोथ द पार्टीज हु वर्क टुगेदर टू डिफाइन द प्रॉब्लम एंड टू आइडेंटिफाई म्यूचुअली सेटिस्फाइड सोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पर दोनों पार्टी को कंसिडर किया गया और म्यूचुअल सेटिस्फैक्शन की बात करी गई। ऐसा नहीं कि एक पार्टी विन करे एक पार्टी लूज करे, ठीक है। दोनों की जहां पर एक कंसेंसस बैठेंगे वो एक रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी दो प्री कंडीशंस हैं फॉर सक्सेसफुल इंटीग्रेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे पहली है मिनिमल लेवल ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द ग्रुप्स, कि आपको जो दोनों पार्टीज हैं, दोनों ग्रुप्स हैं, उनके बीच में मिनिमल ट्रस्ट, एक कहते हैं ना कि थोड़ा ट्रस्ट तो होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपनी बात अच्छे से कह सके, अच्छे से रख सके, ठीक है। सेकेंडली क्या कह रहा है, दैट इंटरैक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड कैन सक्सीड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ प्रेशर फॉर अ क्विक सेटलमेंट। और अगर कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुई है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने में टाइम लगता है, तो यहाँ पर हमको पैनिक नहीं करना है, ना ही क्विक सेटलमेंट के लिए जाना है। अगर टाइम लग रहा है उसको उतना टाइम देना है ताकि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हम इसी मोमेंट में क्लियर कर सकें और फर्दर कोई भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो उस प्रॉब्लम से, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें ऑर्गेनाइजेशनल रीडिजाइन। अब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकें। सबसे पहला है हमारा यहाँ पे टू रिड्यूस टास्क इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड टू असाइन ईच ग्रुप क्लियर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अगर यहाँ पे हमारे दो ग्रुप्स के बीच में जो वर्क है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता था एक दूसरे के ऊपर, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इंटरडिपेंडेंस को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं और इंडिविजुअली हर एक ग्रुप को जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो प्रॉपरली असाइन कर देंगे। अगर ऐसा कर देंगे तो यहाँ पे कभी भी इस चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होगा कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वे क्या है डील करने का कॉन्फ्लिक्ट को, थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन इज टू डेवलप ओवरलैपिंग और जॉइंट वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो अपना जॉब रोल्स तो इंडिविजुअली करेंगे, लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको टीम वर्क करना है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किससे बनती है, लोगों से बनती है, और लोग जब तक टीम एक टीम की तरह काम नहीं करती तब तक अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कभी भी अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ पर जॉइंट वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी पर एम्फेसिस दिया गया, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट हैं उनको यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आपस में सब एक दूसरे के साथ अच्छे से काम कर सकें, ठीक है।
यहाँ पर हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाती है। अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिट के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।